नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब पर। आज हम मेवाड़ का इतिहास भाग द्वितीय लेंगे। इससे पहले हमने मेवाड़ का इतिहास भाग प्रथम लिया, जिसमें मेवाड़ के प्रारंभिक शासक गोहिलादित्य से लेकर हमने बप्पा रावल तक के बारे में देखा था। आज बप्पा रावल के बाद जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में देखेंगे। अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास भाग द्वितीय। प्रमुख शासक होंगे वह है अल्लट। इन्हें आलू राजा के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई और वहीं पर इनकी समाधि स्थित है। बप्पा रावल के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए वह थे अल्लट। अल्लट के काल में कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं। जैसे पहली अगर हम बात करें तो अल्लट पहले शासक थे मेवाड़ के जिन्होंने विदेशी विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था। इस विवाह के पश्चात ही मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा प्रारंभ हुई। अल्लट के काल में ही मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा प्रारंभ होती है और अल्लट ने नागदा के साथ आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यानी बप्पा रावल के काल में मेवाड़ की जो राजधानी थी वह थी नागदा, लेकिन अल्लट ने नागदा के साथ आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कुछ इतिहासकार इस आहड़ को अल्लट की व्यापारिक राजधानी के रूप में व्यक्त करते हैं कि यह अल्लट की व्यापारिक राजधानी थी। कहा जाता है अल्लट के काल में यहाँ से सर्वाधिक तांबा निकाला गया और अल्लट ने इसी कारण से आहड़ को अपनी व्यापारिक राजधानी बनाया। ये थे अल्लट जिनके काल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। इन्होंने सर्वप्रथम विदेशी राजकुमारी हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और इसी के साथ ही मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ हुआ और नागदा के साथ इन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब अल्लट के बाद जो अगले शासक आते हैं वह है रण सिंह। अल्लट के बाद जो शासक आते हैं वह है रण सिंह। रण सिंह के काल के अंदर मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश दो भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो रण सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था सेम सिंह और छोटे पुत्र का नाम था राहब। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, इसलिए रण सिंह ने सेम सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया और राहब को सिसोदा गांव की जागीर दी। सेम सिंह मेवाड़ में रावल शाखा को चला रहे थे और जबकि राहब ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की स्थापना की। एक चीज यहां पर देखना, आरटेट 2013 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था कि सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहले पे था राहब, दूसरे पे था बप्पा रावल, तीसरे ऑप्शन पे था हमीर सिसोदिया और चौथे पे था गोहिलादित्य। ध्यान से इस प्रश्न को देखना। सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक, यहाँ हमने लिखा है सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन है, राहब, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वास्तविक संस्थापक। सबसे पहले अगर हम बात करें राहब की, तो राहब
नो डाउट सिसोदिया वंश का क्या ये संस्थापक है, इसने सिसोदिया वंश की स्थापना की। बप्पा रावल रावल वंश के संस्थापक या गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, गुहिलादित्य गुहिल वंश के संस्थापक। यहाँ हम बात करते हैं गुहिल वंश के संस्थापक की, तो गुहिलादित्य और वास्तविक संस्थापक के रूप में बात करते हैं तो बप्पा रावल, क्योंकि इन्होंने नागदा को अपनी क्या बनाया था, स्थायी राजधानी बनाया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, इसलिए हम कहते हैं कि बप्पा रावल जो है वो गुहिल वंश के क्या है, वास्तविक संस्थापक। यही काम यहाँ पर हुआ था। राहप ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की, लेकिन हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर पुनः सिसोदिया वंश को स्थापित किया था रावल रतन सिंह के बाद। तो इसलिए हम कहते हैं हमीर सिसोदिया जो है वो सिसोदिया वंश के क्या है, वास्तविक संस्थापक। तो इसका सही उत्तर क्या था, हमीर सिसोदिया, ये है सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक। अब यहाँ पर रण सिंह के काल में जो रावल शाखा है या गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक रावल शाखा और दूसरी सिसोदिया शाखा। सेम सिंह मेवाड़ के शासक बनते हो, रावल शाखा यहाँ से प्रारंभ रहती है इनके साथ ही, लेकिन राहप ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब रण सिंह के बाद मेवाड़ के जो शासक बने वो सेम सिंह, और सेम सिंह के बाद जो शासक बनते हैं, सेम सिंह के पुत्र रण सिंह के बाद जैत्र सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। जैत्र सिंह के समय या जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशीय शासक इल्तुतमिश सुल्तान थे। इल्तुतमिश मेवाड़ की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहता था और इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर बार बार आक्रमण किए। जैत्र सिंह बार बार इन आक्रमणों से परेशान होकर वह नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है। जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और सन 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह पर आक्रमण किया। यह युद्ध बुताला नामक राजसमंद में एक स्थान है, वहां हुआ था और इस युद्ध का नाम है बुताला का युद्ध। इस स्थान पर आक्रमण किया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक के अंदर बुताला का युद्ध सन 1221 से 1229 ईस्वी के मध्य माना है, जबकि अन्य इतिहासकारों ने इस युद्ध की पुष्टि सन 1227 ईस्वी में की है। बुताला नामक स्थान पर इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की शाही सेना को पराजित कर दिया और जैत्र सिंह ने यह युद्ध जीत लिया। इस आक्रमण की जानकारी हमें जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन में मिलती है। इस युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन में मिलती है। और जैत्र सिंह मेवाड़ के ऐसे शासक हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। 6 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। वापस देखते हैं। जैत्र सिंह के समय दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशी शासक थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश मेवाड़ की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बार बार जैत्र सिंह पर आक्रमण किए। इन आक्रमणों से परेशान होकर जैत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। सन 1227 ईस्वी में बुताला नामक स्थान पर जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। इस युद्ध की पुष्टि हमें जय सिंह सूरी द्वारा रचित पुस्तक हमीर मदमर्दन में मिलती है। वहीं इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा इस आक्रमण की जानकारी अपनी पुस्तक में देते हैं कि ये 1221 से लेकर 1229 ईस्वी के मध्य लड़ा गया।
जैत्र सिंह मेवाड़ के ऐसे शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। अब जैत्र सिंह के बाद जो अगले शासक बने वह थे समर सिंह। जैत्र सिंह के बाद जो महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हुए वह थे समर सिंह। और अगर हम बात करें समर सिंह की तो समर सिंह के 2 पुत्र थे। समर सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था कुंभकर्ण और छोटे पुत्र का नाम था रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण अपनी स्वेच्छा से ही मेवाड़ का त्याग कर नेपाल चला जाता है और वहां पर रावल वंश की या रावल शाखा की स्थापना करता है। और समर सिंह के बाद यहाँ अगले जो मेवाड़ के शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? रावल रतन सिंह सन 1302 ईस्वी में। अगर हम बात करें समर सिंह की तो समर सिंह के काल में दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वह थे अलाउद्दीन खिलजी। समर सिंह की मृत्यु के बाद रावल रतन सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने जिनका काल है 1302 से लेकर 1303 ईस्वी। सबसे पहले बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। यह रावल वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक थे और इनके समकालीन सल्तनत काल के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे? अगर हम कारणों की बात करें, पहले हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ पर किए गए आक्रमणों के प्रमुख कारण देख लेते हैं, उसके बाद हम रावल रतन सिंह के बारे में देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो आता है मेवाड़ की बढ़ती शक्ति को रोकना। मेवाड़ की बढ़ती शक्ति को रोकना। दूसरा, मेवाड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व। मेवाड़ जो था वो गुजरात की सीमा पर स्थित था और गुजरात जाने के लिए मेवाड़ क्षेत्र की अलाउद्दीन खिलजी को बहुत आवश्यकता थी। इसलिए मेवाड़ का जो भौगोलिक और सामरिक महत्व था वो बहुत अधिक था और अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मेवाड़ पर उसका अधिकार हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा। पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा। इतिहासकारों ने इन कारणों की पुष्टि की है कि इन कारणों के चलते अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समर सिंह की मृत्यु के बाद सन 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक बने। रावल रतन सिंह का पहला विवाह नागमती के साथ हुआ। जो उनका पहला विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? नागमती के साथ हुआ। अपने राज्याभिषेक के दौरान रावल रतन सिंह ने सिंहल द्वीप के मोतियों से बना हार दान कर दिया या भेंट दे दिया, जिसके कारण नागमती नाराज हो गई और पुनः वैसे ही हार की मांग की। रावल रतन सिंह सिंहल द्वीप जाते हैं और उन्हीं प्रकार के मोतियों का हार बनवाने के लिए। वहां रावल रतन सिंह की मुलाकात जो है वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मनी से हो जाती है और पद्मनी की सुंदरता को देख रावल रतन सिंह रानी पद्मनी को विवाह करके अपने साथ मेवाड़ ले आते हैं और यहीं से फिर मेवाड़ के अंदर आपसी मतभेद प्रारंभ हो जाते हैं नागमती और पद्मनी के मध्य। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है पद्मावत, सन 1500
40 ईस्वी में, और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह शेरशाह सूरी के दरबार में थे। शेरशाह सूरी, इन्होंने इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी व रानी पद्मिनी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है, और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को प्राप्त किया और किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करता है। यहाँ पर उल्लेख आता है कि रानी पद्मिनी जो थी वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, और इनके पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। ये हीरामन प्रजाति का तोता था जो मानव की भांति बोलता था, और वर्तमान में ये गागरोन की पहाड़ियों पर पाया जाता है। ये हीरामन तोता एक ब्राह्मण जो था वह अपने साथ मेवाड़ रावल रतन सिंह के दरबार में लेकर आता है, और रावल रतन सिंह उस तोते को खरीद लेता है, लेकिन वो तोता सिंहल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मिनी का था। जब हीरामन तोता रावल रतन सिंह खरीद लेता है, अपने पास रख लेता है, तब वह रावल रतन सिंह को रानी पद्मिनी के सौंदर्य का बखान करता है। जब रावल रतन सिंह इस सौंदर्य के बखान को सुनता है, तब वो हीरामन तोता को कहता है कि मुझे उस रानी पद्मिनी से मिलना है। वह तोता यहाँ से वापस उड़कर सिंहल द्वीप रानी पद्मिनी के पास जाता है और रावल रतन सिंह के बारे में बताता है, और इस तोते के माध्यम से ही दोनों के मध्य मुलाकात होती है। और जब इन दोनों के मध्य मुलाकात हुई, रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी के साथ विवाह कर लेते हैं, और विवाह करके अपने साथ मेवाड़ ले आते हैं। मेवाड़ में ही रावल रतन सिंह के दरबार में एक राजगुरु थे जिनका नाम था राघव चेतन। जब रावल रतन सिंह पद्मिनी को अपनी रानी बनाकर अपने साथ लाते हैं, तब पहली बार राघव चेतन से रानी पद्मिनी की मुलाकात होती है। रानी पद्मिनी ने राघव चेतन को देखते ही भांप लिया कि इसकी जो दृष्टि है वो मेरे प्रति सही नहीं है, और इसकी सूचना रावल रतन सिंह को दी। लेकिन रावल रतन सिंह ने राघव चेतन पर विश्वास कर लिया, कहा ये हमारे राजगुरु हैं, इस प्रकार की आप जो बात कर रही हैं वो गलत है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राघव चेतन जो है वो रानी पद्मिनी व रावल रतन सिंह के कक्ष के बाहर झांकते हुए देखा गया, और जब रावल रतन सिंह को इस बात की पुष्टि हो चुकी थी, तब राघव चेतन को मृत्युदंड ना देकर इसे देश निकाला दे दिया गया। जब राघव चेतन को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया, तब यह शरण लेने के लिए दिल्ली चला जाता है। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। जब ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचता है, तब वहां पर ये राघव चेतन जो एक ब्राह्मण ज्योतिष भी था, इसे ज्योतिष का भी ज्ञान था, तब इसने अलाउद्दीन खिलजी को बताया था कि आपके मस्तिष्क की रेखाएं जो ये बताती हैं कि आप सम्राट यानी पूरे विश्व के सुल्तान बनने वाले हैं, आप सिकंदर शाहनी हैं, सिकंदर शाहनी या द्वितीय सिकंदर हैं, आप पूरे विश्व को जीतेंगे। लेकिन इस पूरे विश्व को जीतने के लिए आपको एक चीज़ की आवश्यकता होगी, और वो है आपके साथ कौन होनी चाहिए? रानी पद्मिनी। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उस राघव चेतन से पूरी बात जानी कि कौन है रानी पद्मिनी। तब राघव चेतन ने पूरी घटना बताई कि रानी पद्मिनी मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी है। अब अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, मेवाड़ को अपने अधीन भी करना चाहता था। और रही बात जब रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में राघव चेतन से सुना, तो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को भी प्राप्त करना चाहता था। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और उसने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर वहां घेरा डाल दिया। कई महीनों तक घेरा रखने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी जो था वह चित्तौड़ दुर्ग को जीत नहीं पाया। तो अंत में अलाउद्दीन खिलजी जो है वह रावल रतन सिंह के साथ समझौता कर लेता है, संधि कर लेता है। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की शर्तों को मान लेता है और उसे अपने दरबार में आमंत्रित करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के सामने अपनी पहली पेशकश ये रखी थी कि मैं रानी पद्मिनी को एक बार देखना चाहता हूँ। तो कहा जाता है, और अन्य इतिहासकार भी हमें इस बात की जानकारी देते हैं, चाहे वो मलिक मोहम्मद जायसी हो या इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में भी इस
युद्ध का सजीव चित्रण किया है। वो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पानी के अंदर रानी पद्मिनी के अक्ष को देखा। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के उस प्रतिबिंब या उस अक्ष को देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने उसी समय अपने मन में एक बात बिठा ली कि मैं इस सुंदर नारी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उसी समय छल और कपट का सहारा लेते हुए रावल रतन सिंह से अनुमति तो मांग ली और दोनों ने समझौता कर लिया कि आज के बाद मैं कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करूंगा और मैं पुनः अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करूंगा। लेकिन जाने से पहले मेरी अंतिम इच्छा ये होगी कि आप भी मुझे अपनी सेवा का मौका दें, आप भी मेरे खेमे में पधारें, मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जब रावल रतन सिंह को लगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेरी मित्रता को स्वीकार कर लिया है, तो रावल रतन सिंह जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को गिरफ्त में लेकर उन्हें कैद खाने में डाल देता है और एक पत्र लिखकर भेजता है मेवाड़ कि अगर रानी पद्मिनी अपने पति रावल रतन सिंह की जान चाहती है तो वो मुझसे विवाह कर ले, वो दिल्ली चली आए। जब रानी पद्मिनी इस बात का खुलासा अपने चाचा और अपने भाई गोरा व बादल से करती है, तो गोरा व बादल रावल रतन सिंह को छुड़वाने के लिए रानी पद्मिनी के साथ दिल्ली आते हैं और कहा जाता है लगभग 1600 सैनिकों के साथ जो पालकियों में महिलाओं के वेश में वहाँ दिल्ली दरबार में आए थे, वहाँ पहुँचे और रावल रतन सिंह को छुड़वाने के लिए उन लोगों ने महिलाओं का वेश धारण किया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की सूचना मिली कि रानी पद्मिनी जो है वो अपनी दासियों के साथ दिल्ली दरबार में पहुंच चुकी है, वो विवाह के लिए तैयार है, तब अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है खुशी में इतना पागल हो गया था कि उसने जश्न प्रारंभ कर दिया। लेकिन रानी पद्मिनी और गोरा बादल दोनों ही कारागार की तरफ पहुंच जाते हैं और उन लोगों ने रावल रतन सिंह को वहां से छुड़ाकर वो पुनः मेवाड़ की ओर चले गए। कहा जाता है गोरा और बादल वहीं पर रुक गए और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के दौरान गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह को लेकर पुनः मेवाड़ चली गई। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जानकारी मिली कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर सन 1303 ईस्वी में पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन इस बार रावल रतन सिंह कपाट बंद करने के स्थान पर खोलकर युद्ध करना ज़्यादा उचित समझता है। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। रानी पद्मिनी ने अपने हाथों से अपने पति रावल रतन सिंह के सर पर केसरिया रंग का साफा बांधकर उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को युद्ध के मैदान में पराजित कर दिया। रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही ये समाचार दुर्ग में पहुंचे कि रावल रतन सिंह युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनका केसरिया हो चुका है, तब रानी पद्मिनी अपने पति के पीछे सती हो जाती हैं और उन्होंने 1600 राजपूत रानियों के साथ जौहर कर लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जानकारी मिली कि रानी पद्मिनी जो है वो जौहर कर रही हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया और उसके पीछे भागने लगा। लेकिन वहाँ पहुँचने में वो देर कर देता है। रानी पद्मिनी जो है वो उन राजपूत रानियों के साथ जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग तो जीत लिया, लेकिन रानी पद्मिनी को प्राप्त करने में असफल रहा। इसकी पुष्टि हमें खजानुल फुतूह और मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावती में मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया। चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम उसने खिजराबाद रखा। क्या नाम रखा? खिजराबाद। और यहाँ का जो प्रशासक था वो अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। सन 1303 में ही, सन 1303 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ। प्रथम शाखा हुआ किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। इससे पहले अगर हम बात करें, सन 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, लेकिन वो जल जौहर था। और मेवाड़ का प्रथम शाखा सन 1303 में जो अग्नि जौहर था वह रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतकर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख देता है और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद खिज्र खां जो है वो मेवाड़ को छोड़कर दिल्ली चला जाता है, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु के बाद वो वहाँ का सुल्तान बन जाता है। खिज्र खां ने सुल्तान बनने के बाद मेवाड़ का प्रशासक जो है वह जालोर के शासक मुछेला मालदेव को बनाया और मुछेला मालदेव ने
अपने पुत्र जैसा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। इसके बाद हमीरदेव सिसोदिया जो हैं वो पुनः मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। मेवाड़ का इतिहास भाग द्वितीय, जिसमें हमने बप्पा रावल के बाद महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखा और रावल वंश के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बारे में देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।